बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। GTS 12 सेकेंड पार्ट ऑफ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। हम बात कर रहे थे मेंडेलियन जेनेटिक्स जो आपके सिलेबस में है, along with एवोल्यूशन। जी, क्वेश्चन नंबर 31। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन ए डिक्लाइंस फ्रॉम 0.8 to 0.7 in a population. What is true about this population? एक पॉपुलेशन में अगर जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो तो एवोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज एवोल्यूशन। यानी जीन फ्रीक्वेंसी का चेंज होना ये इंडिकेट करता है कि किसी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हो रही है। इसके मुकाबले में जो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है उसका ये कहना है कि अगर बाकी फैक्टर अमल ना करें तो सिर्फ मियोसिस और रैंडम ब्रीडिंग के नतीजे में किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और अगर किसी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो इसका मतलब है कि दैट पॉपुलेशन इज नॉन एवॉल्विंग। मतलब ये कि हार्डी वेनबर्ग की जो इक्वेशन है उसकी कैलकुलेशंस उसी पॉपुलेशन में मुमकिन है जो नॉन एवॉल्विंग हो। इसलिए अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बात आ जाए कि पॉपुलेशन इज एवॉल्विंग तो फिर वहां पर इक्वेशन जो हार्डी वेनबर्ग की है वो वहां पे अप्लाई ही नहीं होती। खैर, तो इस क्वेश्चन में सवाल ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ए चेंज हो गई, डिक्लाइन हो या इंक्रीज हो। ये चेंज होना, अब इस पॉपुलेशन के मुतालिक क्या बात हम दुरुस्त लेंगे तो दुरुस्त जवाब होगा कि इट इज एवॉल्विंग। ठीक है, कि उसके चेंज होना ये इंडिकेट करता है कि इट इज एवॉल्विंग। बाकी जो ऑप्शन है इट इज अंडर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो ऐसा नहीं है। ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है, इट इज एवॉल्विंग। क्योंकि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो पॉपुलेशन होती है उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ करती। टोटल फ्रीक्वेंसी जो हम कैलकुलेट करते हैं P+Q। और इस तरह नॉन रैंडम मेटिंग। अब ये जो ऑप्शन है कि नॉन रैंडम मेटिंग, नॉन रैंडम का मतलब है कि सिलेक्शन हुई है। अब सिलेक्शन हुई है या ई माइग्रेशन हुई है ये तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इस डिक्लाइन की वजह क्या है। पॉसिबली माइग्रेशन भी हो सकती है कि कुछ इंडिविजुअल वहां से मूव कर गए, नतीजतन उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, या सेलेक्टिव मीटिंग हुई उसके नतीजे में फ्रीक्वेंसी कम हुई। लेकिन इन दोनों को श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन जो दुरुस्त जवाब होगा श्योरिटी के साथ वो ये होगा, इट इज एवॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 32। An or A trait may not be expressed in a complete generation. कंप्लीट जनरेशन में एक्सप्रेस ना होने का मतलब कैन स्किप जनरेशन, जनरेशन को स्किप कर सकता है। ये जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, जिस तरह यहाँ पे इस क्रॉस को अगर लें तो जो जनरेशन F1 जनरेशन है, अब F1 जनरेशन के अंदर हमें जो कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर, रिंकल्ड और ग्रीन कलर का, ये जो कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं इस पॉपुलेशन के, इस जनरेशन में ये टोटली स्किप कर गए। तो जो F1 जनरेशन है इसके अंदर स्किप होना, किसी भी एक में भी अपीयर ना होने की बात यहाँ पर क्वेश्चन में है। तो ये कौन से कैरेक्टर होंगे, ये हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। जो ऑटोसोमल रिसेसिव है क्योंकि उनको एक्सप्रेशन के लिए डबल कॉपी रिक्वायर होती है, जो अगर ना मिले तो दैट कैन स्किप द होल जनरेशन। उस केस में जब एक तरफ प्योर ब्रीडिंग डोमिनेंट हो और दूसरी तरफ प्योर ब्रीडिंग रिसेसिव हो तो अगली नस्ल में रिसेसिव के कैरेक्टर मुकम्मल जनरेशन में गायब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। X-linked recessive trait has
50% probability to pass from carrier mother to son. X-linked recessive trait. रिसेसिव होने का मतलब है कि इन केस ऑफ फीमेल इट विल रिक्वायर डबल कॉपी, ठीक है, और मेल में इसकी सिंगल कॉपी अपीयर हो जाएगी। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मेल में ज्यादा अपीयर होते हैं, हमें नजर आते हैं, डबल चांस। अच्छा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है कैरियर मदर। कैरियर मदर यानी मदर रिसेसिव जीन रखती है, लेकिन दूसरी तरफ डोमिनेंट भी मौजूद है, नतीजतन शी इज कैरियर नॉट अफेक्टेड। अब ये कैरियर मदर में गैमीट प्रोड्यूस होंगे दो तरह के, यानी 50% गैमीट विल हैव डिफेक्टिव एक्स और एक्स विद डिफेक्टिव जीन, जबकि 50% ऑफ गैमीट विल हैव नॉर्मल एक्स या डोमिनेंट जीन के साथ। अब ये जो 50% एक्स क्रोमोसोम होंगे, उन 50% यानी यहाँ पे अगर हम इसको लें तो ले सकते हैं एक एक्स जो है इट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को हम सिंपली स्मॉल डी से ले लेते हैं, और दूसरा गैमीट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा गैमीट या दूसरा एक्स जो है वो नॉर्मल है। तो अब ये 50% जो गैमीट है फीमेल के, अब ये 50% ही चिल्ड्रन को जाएंगे, यानी इस लाइन में ये मौजूद होंगे और इस लाइन में ये नहीं होंगे। अब इस लाइन में भी दूसरी तरफ जो मेल है, मेल के एक गैमीट एक्स के साथ है, मेल का दूसरा गैमीट वाई के साथ है। तो वाई के साथ जब ये एक्स डिफेक्टिव जीन के साथ ये वाई का कॉम्बिनेशन होगा, तो टोटल सन्स का ये 50% होगा। तो 50% प्रोबेबिलिटी होगी इस डिफेक्टिव एक्स का फ्रॉम द कैरियर मदर कि वो इनहेरिट हो सन्स में, एंड इट विल बी 50% ऑफ टोटल सन्स। और अगर पूरे चिल्ड्रन की बात करें तो 50% ऑफ चिल्ड्रन में ये एक्स इनहेरिट तो होगा, असल इस फीमेल के अंदर ये डिफेक्टिव एक्स मौजूद होगा, लेकिन दूसरी तरफ से जो फादर है, डोमिनेंट एक्स आने के नतीजे में ये कैरियर फीमेल होगी, ये कैरेक्टर अपीयर नहीं होगा जो सेक्स लिंक्ड का बिहेवियर है। तो ओवरऑल क्वेश्चन का जवाब होगा 50% प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 34, pick the best conclusion if a carrier female marries and all sons but none of daughters are affected, the trait is। बेस्ट कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि अगर एक कैरियर फीमेल जो कि मैरी करती है किसके साथ, हाँ, मैरिज के नतीजे में क्या होता है, ऑल सन्स बट नन ऑफ डॉटर्स। अब तमाम सन्स अफेक्टेड हुए, लेकिन डॉटर्स में से कोई अफेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये जो अभी हमने केस डिस्कस किया ये वाला, अब यहाँ पे हमें नजर ये आ रहा है कि 50% ऑफ द सन्स आर अफेक्टेड और डॉटर्स में से कोई अफेक्ट नहीं होगा। अब डॉटर्स में से किसी के इफेक्ट ना होने का मतलब ये है कि द जीन इज रिसेसिव, ठीक है। अब मेल्स के अंदर 50%, यहाँ पे हम कैलकुलेट 50% जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है। जिस तरह हम किसी वाक़े के होने के इम्कानात को देखते हैं कि इसके होने का इम्कान 10% है, 20% है, 50% है। इवन बावजूद ये भी होता है कि 99% किसी इवेंट के होने के इम्कानात होते हैं, प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो इवेंट होता नहीं। जिसके इम्कानात 1% हो वो चीज हो जाती है। तो हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं रैंडमली, और रैंडम का मतलब ये होता है कि तमाम इवेंट्स को इक्वल चांसेस मिले। तो ये फकत कैलकुलेशन है कि क्या हो सकता है, क्या हुआ। यहाँ पर अब हुआ ये है कि ऑल द सन्स आर अफेक्टेड। अब ये सिर्फ सन्स का अफेक्ट होना
डेफिनेटली ये शोर करता है कि फीमेल को कैरियर कहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड। तो अगर ऑटोसोमल होता तो फिर तो कुछ ना कुछ फीमेल्स के अंदर भी इसकी अपियरेंस होनी चाहिए थी मेल के साथ, क्योंकि फादर से रिसेसिव मिलता तो सन्स के अंदर भी होमोजाइगस कंडीशन डेवलप होती, तो डॉटर्स में भी होती। तो नन ऑफ डॉटर्स का इफेक्ट ना होना और तमाम मेल्स का इफेक्ट होना इसको इंडिकेट करता है कि इट इज सेक्स लिंक्ड। तो बाकी जो ऑप्शन है नॉन एलेलिक, ये तो खैर बात ही नहीं बनती। सूडो ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव का बिहेवियर एक जैसा होता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव को भी डबल कॉपी चाहिए होती है, सूडो ऑटोसोमल को भी डबल कॉपी चाहिए होती है एक्सप्रेशन के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल। तो बेस्ट कंक्लूजन हम ये लेंगे इस केस में कि द ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। जीन पेयर इज present in both male and female form। जीन पेयर मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में प्रेजेंट है। किसके लिए? अब जो एक्स लिंक्ड ट्रेट होते हैं, फीमेल में दो एक्स होने के नतीजे में तो डबल कॉपी होती है, लेकिन मेल में नहीं होती। जो वाई लिंक ट्रेट्स हैं, ये सिर्फ पाए ही मेल में जाते हैं, तो फीमेल में तो ये सिरे से मौजूद ही नहीं है। और मेल के अंदर भी पेयर नहीं, सिंगल कॉपी हुआ करती है, जैसे SRY जीन। ऑल अबव तो खैर ऑप्शन में ही आएगा जब ये दोनों बनते हैं। तो जो दुरुस्त जवाब होगा वो है एक्स एंड वाई लिंक्ड ट्रेड्स। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे, एक्स एंड वाई लिंक्ड ट्रेड वो हैं जिनके जीन ऑटोसोम पे तो नहीं है, लेकिन एक्स पर भी है, वाई पर भी है। अगर फीमेल है तो फीमेल में दो एक्स होने के नतीजे में पेयर मौजूद होगा, और अगर मेल है तो एक एक्स और एक वाई, इन दोनों के ऊपर क्योंकि जीन मौजूद होते हैं, इसलिए मेल में भी पेयर मौजूद होगा। तो जीन पेयर हमें मिलेगा इन केस ऑफ एक्स एंड वाई लिंक ट्रेट, जिनका बिहेवियर होगा सूडो ऑटोसोमल। मेल कैन नॉट बी ए कैरियर फॉर। कैरियर ऐसे पर्सन को लिया जाता है जिसमें जीन प्रेजेंट हो लेकिन एक्सप्रेस ना हो रहा हो, because it is recessive। ठीक है, because it is recessive, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर हम बात लेते हैं। तो इन केस ऑफ मेल कैन नॉट बी कैरियर, अच्छा मेल कैन कैरियर नहीं हो सकता। अब अगर हम यहाँ पे ऑटोसोमल डिफेक्टिव जीन लें तो इसके मामले में तो कैरियर मेल होगा, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह एल्बिनिज्म का केस है कि सिंगल कॉपी मौजूद हो तो मेल कैरियर होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा। इसी तरह सूडो ऑटोसोमल डिफेक्टिव जीन को लें तो इसके मामले में भी कैरियर हो सकता है। सेक्स लिमिटेड डिफेक्टिव जीन्स, सेक्स लिमिटेड जीन्स वो होते हैं जो एक सेक्स के अंदर अपीयर होते हैं, दूसरे में अपीयर नहीं होते। अब इसके लिए भी मेल कैरियर हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा लेकिन वो कैरी करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो बाकी जो ऑप्शन बचता है कि कैन नॉट बी कैरियर, वो होगा सेक्स लिंक्ड इफेक्टिव जीन, जैसे कि हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के केस में मेल में अगर सिंगल कॉपी मौजूद होगी तो वो एक्सप्रेस होगी। तो मेल कैन नॉट बी कैरियर फॉर ए सेक्स लिंक्ड डिफेक्टिव जीन। बाकी तीनों केसेस में मेल कैरियर हो सकता है। तो कैरियर का मतलब कि दैट विल कैरी द जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन, but that gene is not being expressed in that person। Question number 37। Pick the result of cross between true breeding purple flowering pea plant with a white flowering pea plant। अब ये पर्पल फ्लावरिंग पी प्लांट, अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स को देखें, मेंडेलियन पैरामीटर जो मेंडल ने स्टडी किए थे, तो उसके दूसरे पेज पर शायद पहले भी बात की थी पिछले डिस्कशन में, यहाँ से आपको ये कैरेक्टर याद है। अब इन कैरेक्टर के अंदर पर्पल, यहाँ पे हम देखें तो इस कॉलम के अंदर जितने भी आपको
कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, दीज आर डोमिनेंट। ठीक, तो अब प्योर प्योर ब्रीडिंग, पर्पल को क्रॉस किया गया है व्हाइट के साथ, और व्हाइट तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, मेंडेलियन जेनेटिक्स में रिसेसिव है, तो ये व्हाइट को प्योर ब्रीडिंग कहने की जरूरत भी नहीं है। तो ये क्रॉस हो गया पर्पल और व्हाइट का। तो इस क्रॉस के अंदर क्या नतीजा होगा कि F1 क्रॉस में सारे के सारे जाहिर है पर्पल पैदा होंगे। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स है कि अगर प्योर ब्रीडिंग का क्रॉस करवाया जाए तो जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस होता है और हिस्सा से छिप जाया करता है। तो यहाँ पर होगा ऑल पर्पल। तो जो मेंडेलियन 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं उनमें से आपको सारे याद भी होने चाहिए, और ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव। तो उसके असूलों भी को उनके किसी भी कैरेक्टर को लेकर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, इट इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू occur. Chance of an event to occur is known as probability. In Mendelian experiments, which of the following set of genotypes have the same phenotype? मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में जो क्रॉसेस उसने किए उनमें से किन जीनोटाइप्स की फिनोटाइप सेम। अब मेंडल की जो जेनेटिक्स है उसके अंदर मेंडेलियन रूल्स ये कहते हैं कि डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अगर उसकी डबल कॉपी हो तब भी, उसकी सिंगल कॉपी हो तब भी। यानी रिसेसिव की अपीयरेंस के लिए डबल कॉपी चाहिए। अब अगर हम इस पहले ही केस को देखें तो पहला जीनोटाइप है कैपिटल आर, दूसरे में भी कैपिटल आर, तीसरे में कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है, और चौथे में कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। तो दोनों होमोजाइगस कंडीशन हो आर की या हेटेरोजाइगस कंडीशन हो कैपिटल आर, इन चारों में जो फिनोटाइप है वो सेम रहेगी। जीनोटाइप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जरूर है लेकिन फिनोटाइप बिल्कुल सेम। इसी तरह वाई के मामले में उसको देखें तो वाई के मामले में भी कैपिटल वाई प्रेजेंट है, यहाँ भी कैपिटल वाई प्रेजेंट है, यहाँ भी कैपिटल वाई है और यहाँ भी कैपिटल वाई है। अब वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है डजंट मैटर, ऑल द फोर विल शो वाई ट्रेट कैपिटल वाई यानी येलो, जो राउंड एंड येलो जो उसका सीड कलर और शेप है वो हमें नजर आएगी। ये जो एक्सपेरिमेंट मेंडल का ही है डाई हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में। जी तो तमाम के तमाम कैसे होंगे, तमाम के तमाम होंगे येलो एंड ब्राउन नजर आएंगे ये केस। ठीक है, येलो एंड ब्राउन। फिनोटाइप सबकी सेम होगी, अगरचे जीनोटाइप अगर हम यहाँ से देखें इस केस में तो इसकी फिनोटाइप और इसकी फिनोटाइप सेम है, लेकिन जीनोटाइप को देखें तो जीनोटाइप इज डिफरेंट। इट इज होमोजाइगस फॉर आर एंड हेटेरोजाइगस फॉर वाई। तो 12, तो क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन ए, जिसमें जीनोटाइप चारों की डिफरेंट है लेकिन फिनोटाइप सेम है। बाकी केसेस में जीनोटाइप्स डिफरेंट होने के साथ साथ फिनोटाइप चारों की सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, when two contrasting pairs of traits are followed in the same cross, their alleles assort independently into। जब दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स को हम फॉलो करते हैं सेम क्रॉस में, देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू, ये स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर कह लेंगे सेकंड लॉ ऑफ मेंडल है। ये मेंडल ने सेकंड लॉ में क्या बयान किया कि उनके अलील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, किसमें, गैमीट्स, गैमीट्स के अंदर उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। आगे कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो तो एक अलग। क्वेश्चन नंबर 41, Mendel got similar results and the same ratio of 3:1 in offspring of monohybrid crosses for 7 of the 7 pair of traits। ट्रेट 14 थे लेकिन जब पेयर की बात करें तो देयर वर 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स। तो तमाम के तमाम केसेस में जो उसने स्टडी किए 7, उन सब में उसको रेशो
तमाम केसेस में एक ही नजर आई इन केस ऑफ F1 हाइब्रिड के तमाम केसेस में जब उसने F2 जनरेशन जनरेट की तो तीन डोमिनेंट और एक रिसेसिव के साथ अपीयर हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस की एग्जांपल क्या है? टेस्ट क्रॉस के अंदर हम टेस्ट करते हैं फिनोटिपिकली डोमिनेंट। फिनोटिपिकली डोमिनेंट हमें अगर यहाँ पे देखें, फिनोटिपिकली डोमिनेंट तो ये भी है, फिनोटिपिकली डोमिनेंट ये भी है, फिनोटिपिकली डोमिनेंट ये भी है। ये जो केस है ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट है ही नहीं, तो इसको तो चारों में से अलग कर दें, ये तो ऑप्शन हो गया। फिर फिनोटिपिकली डोमिनेंट को क्रॉस किसके साथ करते हैं? फिनोटिपिकली डोमिनेंट को क्रॉस किया जाता है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो ये तो होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है, ये तो हेटेरोजाइगस है। ये भी हेटेरोजाइगस है, ये है होमोजाइगस रिसेसिव। तो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट पॉसिबल टेस्ट क्रॉस, जिसमें फिनोटिपिकली डोमिनेंट कैपिटल आर स्मॉल आर को फिनोटिपिकली रिसेसिव को के साथ क्रॉस किया गया, तो ताकि पता चल सके कि बज़ाहिर डोमिनेंट नजर आने वाला होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस यानी हाइब्रिड कंडीशन रखता है। क्वेश्चन नंबर 43, percentage of homozygous individuals in F2 generation of monohybrid cross is? homozygous individual की परसेंटेज क्या होगी इन F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम लें तो ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इससे पीछे मोनोहाइब्रिड पे चले गए। उसके रिजल्ट्स में ये हमारे पास है काई स्क्वायर या पनेट स्क्वायर। ठीक है, इस पनेट स्क्वायर में अब इस क्रॉस के नतीजे में हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर होमोजाइगस कितने हैं? ये जो कैपिटल आर है ये भी होमोजाइगस है, और स्मॉल आर ये भी होमोजाइगस है। तो इन टोटल चार में से दो ये दोनों होमोजाइगस हैं, तो ये हुए 50%। तो 50-50 को 1-1 की रेशो में लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर खैर रेशो नहीं, परसेंटेज है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में homozygous produce होंगे 50% of total in F2 generation. Question number 44. Which of the following is an example of X-linked recessive trait in humans? Humans में X-linked recessive trait की एग्जाम्पल कौन सी है? तो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, ये तो X-linked डोमिनेंट था। बैडनेस, ये सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड है ही नहीं। कलर ब्लाइंडनेस, ये है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। और जो बेयर्ड ग्रोथ है ये भी सेक्स लिमिटेड है, सेक्स लिंक नहीं है। गिवन एग्जांपल यूजेस द कलर blindness, that is X-linked recessive trait. Question number 45. With reference of gene SR1, human males should, ह्यूमंस के अंदर SRY जीन मेल में पाया जाता है और इसकी लोकेशन है वाई क्रोमोसोम। और चैप्टर 21 जिस तरह हमने पढ़ा है कि वाई जहां भी मौजूद हो इन केस ऑफ ह्यूमंस तो डेवलपमेंट मेल की हुआ करती है। अच्छा, तो SRY जीन मेल्स के अंदर क्योंकि वाई पर है और वाई सिर्फ एक होता है नॉर्मली, तो सिर्फ एक होने का मतलब है कि ये पेयर फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो ऐसे जीन जो पेयर में पाए ही नहीं जाते उनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है ए जाइगस। ए स्टैंड फॉर एब्सेंस, जाइगस मींस पेयर, यानी पेयर की एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर हम हेमीजाइगस की बात करें तो हेमीजाइगस उस कंडीशन को कहते हैं कि जहां पर पेयर पाया तो जाता हो, पर पेयर पाया तो जाता हो लेकिन उस पेयर का एक मेंबर मौजूद, जैसा कि इन केस ऑफ ह्यूमंस स्मॉल एच या हीमोफीलिया का जीन। तो हीमोफीलिया का जीन पेयर की शक्ल में पाया जाता है इंसानों में, लेकिन तमाम इंसानों में नहीं। फीमेल्स के अंदर पेयर मौजूद होता है।
मेल के अंदर पेयर नहीं होता, क्योंकि स्मॉल एच या हेमोफीलिया के जीन की लोकेशन है एक्स क्रोमोसोम, एंड मेल्स डू नॉट हैव डबल कॉपी ऑफ एक्स। तो विद रेफरेंस टू एच जीन या हेमोफीलिया जीन, जो ह्यूमंस हैं वो हेमीजाइगस होंगे, लेकिन एस आर वाई जीन के रेफरेंस से ह्यूमन मेल्स ए जाइगस कहलाएंगे, क्योंकि ये पेयर तो पाया ही नहीं जाता। Question number 46. A dominant autosomal gene expresses itself. डोमिनेंट हो और ऑटोसोमल हो। अब ये ऑटोसोमल हो या सेक्स लिंक्ड हो, जब कोई जीन डोमिनेंट होता है तो असूल ये है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है, फीमेल है, सिंगल कॉपी मौजूद है या डबल कॉपी मौजूद है, डोमिनेंट विल बी एक्सप्रेस्ड। तो डोमिनेंट मेल फीमेल में भी एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपीयर होगा। डोमिनेंट डिपेंड नहीं करता कि उसका पार्टनर कौन सा है, पार्टनर उसके जैसा है यानी होमोजाइगस कंडीशन है, या पार्टनर उससे मुख्तलिफ है यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो द आंसर विल बी ऑल अबव आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 47. Genetic components for sex determination are found on dash in humans. सेक्स डिटरमिनेशन के जेनेटिक कंपोनेंट किसके ऊपर है यानी जीन्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम कहा इसलिए जाता है कि उनके ऊपर सेक्स डिटरमाइनिंग जीन पाए जाते हैं। जो ऑटोसोम्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं वो क्रोमोसोम जिन पे सेक्स डिटरमाइनिंग जीन नहीं पाए जाते। तो ह्यूमन के केस में पहले 22, एक से लेकर 22 तक 1 to 22 chromosomes, they are autosome because they don't have any sex determining gene, and the 23rd pair X and Y in case of male and XX in case of female, कोई भी कॉम्बिनेशन हो मेल या फीमेल, इनके ऊपर सेक्स डिटरमाइनिंग जीन पाए जाते हैं। अलबत्ता इन दोनों में से सेक्स लिंक्ड ट्रेट उन्हें कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ एक्स पर पाए जाएं, क्योंकि सिर्फ एक्स पर पाए जाने वाले जीन और उनके जरिए से कंट्रोल होने वाले ट्रेट अपना बिहेवियर डिफरेंट शो करते हैं मेल और फीमेल में। क्वेश्चन नंबर 48. A family has five girls and no son probability and no son. Probability of son as the sixth child will be। फैमिली के अंदर पांच पहले से बच्चियां हैं और एक बेटा है, तो अब छठा बच्चा सन होगा। कितने इनका नाथ है, तो इनका नाथ वही 50-50 यानी 100 में से 50, 50% या 1/2। क्योंकि पहले पांच बच्चियां हो या कोई भी ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द जेंडर ऑफ द न्यू इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड बाय टाइप ऑफ male gamete. Half of the gamete have X chromosome, half have Y chromosome. तो 50% gametes क्योंकि Y के साथ है तो 50% चांसेस हैं कि फीमेल गैमीट को Y क्रोमोसोम वाला गैमीट फर्टिलाइज करे, 50% चांसेस हैं एक्स क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइज करे। तो 50-50% या 50-50 इम्कानात रहेंगे, चाहे फैमिली में पहले कोई भी गर्ल ना हो और चाहे फैमिली में पहले कोई ज्यादा तादाद हो फीमेल्स की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 49. पेरेंटल कैरेक्टर्स अपीयर इन न्यू कॉम्बिनेशंस इन ऑफस्प्रिंग बिकॉज ऑफ। पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंट्स में पाए जाने वाले कैरेक्टर न्यू कॉम्बिनेशन में नजर आते हैं, जैसा कि यही मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने यही ऑब्जर्व किया कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो नए कॉम्बिनेशन में नजर आए। मतलब पेरेंट के अंदर कॉम्बिनेशन था राउंड एंड येलो और रिंकल एंड ग्रीन का, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर उसको राउंड
येलो के साथ साथ राउंड ग्रीन भी मिला, और इसी तरह रिंकल ग्रीन के अलावा रिंकल येलो भी मिला। ठीक है, तो ये न्यू कॉम्बिनेशन पेरेंटल कैरेक्टर्स न्यू कॉम्बिनेशन में हमें नजर आते हैं ऑफस्प्रिंग में। इनकी वजह क्या है? इनकी वजह मेंडल का सेकंड लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और बाद में मियोसिस को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर है ये भी जीन्स को अलग अलग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्यूरिंग मियोसिस इट इज द क्रॉसिंग ओवर एज वेल एज इट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसकी बुनियाद दरअसल रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम जो मियोसिस का एक मेन फीचर और क्रॉसिंग ओवर दूसरा मेन फीचर, इनके नतीजे में हमें नए कॉम्बिनेशन नजर आते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त हैं तो हम लेंगे बोथ ए एंड बी। जो सी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल ने ला भी दिया, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बुनियाद दरअसल मियोसिस के दौरान रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है, जिसके नतीजे में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स पॉसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडेलियन जेनेटिक्स एक्सप्लेन इनहेरिटेंस पैटर्न्स इन केसेस ऑफ। मेंडेलियन जेनेटिक्स को अगर हम एक्सप्लेन मेंडेलियन जेनेटिक्स एक्सप्लेन करती है इनहेरिटेंस पैटर्न किस केस में, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर कंप्लीट डोमिनेंस का हमें फीचर नजर आता है कि एक जीन उस पेयर का डोमिनेट करता है, जबकि दूसरा जीन जो रिसेसिव होता है अपीयर नहीं होता। तो ये कंप्लीट डोमिनेंस के केसेस में हमें जो मेंडेलियन रेशियोज हैं वो नजर आएंगी। जिस तरह फिनोटिपिक रेशियो 3:1 की, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लें तो फिर वो 3:1 की बजाय 1:1 की रेशियो नजर आया करती है। तो डोमिनेंस हो तो वहां भी रेशियो चेंज हो जाती है, ओवर डोमिनेंस हो तो वहां भी रेशियो तब्दील हुई नजर आती है। तो मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है वो सिंपली कंप्लीट डोमिनेंस के केसेस को रिप्रेजेंट करती है। If process of gamete formation in pea plant involves, पी प्लांट में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? ए माइटोसिस तो जाहिर है नहीं होगी। ए माइटोसिस मतलब माइटोसिस में माइटोसिस नहीं है तो बाइंड्री फिशन, बाइंड्री फिशन जो है वो प्लांट्स के अंदर पाई नहीं जाती। प्लांट्स के अंदर बाकायदा वेल डिफाइंड डिवीजन पाई जाती है, माइटोसिस और मियोसिस। बाइंड्री फिशन हमें मिलती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जहाँ पर माइटोसिस एवॉल्व ही नहीं हुई, या फिर यूकैरियोट्स के इब्तिदा में यानी प्रोटॉक्टिस्ट ग्रुप के अंदर, जैसा कि चैप्टर 7 में मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मल्टीपल फिशन बाइंड्री फिशन। पर इन केस ऑफ प्लांट्स पी प्लांट में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में यहाँ पे माइटोसिस को लिया जाए या मियोसिस को लिया जाए, तो अभी जो हम पीछे मेंडेलियन जेनेटिक्स में कैलकुलेशन भी हमने की, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं मियोसिस के बिहाफ पर। और मेंडल का जो रूल है जो लॉ है उसके अंदर भी अभी पीछे बात हुई थी कि ड्यूरिंग गैमीट, गैमीट के अंदर सेग्रीगेशन होगी, गैमीट के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। तो लेकिन यहाँ पर अब क्या जवाब लिया जाए? तो यहाँ पर जवाब मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। कि गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस नहीं माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। अब ये ऑप्शन हम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि एग्जैक्ट ऑप्शन तो यही है। जब कंपैरिजन में बात होगी तो चैप्टर नंबर 9 में डिटेल्स बाकायदा मौजूद है, यानी आपकी बुक में जो कि इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसलिए आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इवन ये कहकर भी कि चैप्टर 9 तो सिलेबस में नहीं है, तो चैप्टर 9 तो नहीं है लेकिन चैप्टर 9 का मेंबर पी प्लांट तो आपके सिलेबस में है, और वो पी प्लांट जाहिर है फॉलो करेगा उन्हीं रूल्स को जो प्लांट लाइफ के अंदर गवर्न करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 के मुताबिक देयर आर टू जनरेशंस, दो जनरेशन हमें नजर आती हैं। एक जनरेशन होती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट,
स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होता है, इसके अंदर बाकायदा मियोसिस होती है, और मियोसिस के जरिए से प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करते हैं माइटोटिकली, यानी तकसीम होते हैं, और फिर जो जनरेशन बनती है वो होती है गैमीटोफाइट, बाकायदा मल्टी सेलुलर लेकिन हैप्लॉइड। क्योंकि किन से बने हैं? हैप्लॉइड सेल से, और ये हैप्लॉइड सेल माइटोसिस के जरिए मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इसकी बॉडी के अंदर जितने सेल होंगे सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे। ठीक है जी। अब जो वेरिएशन पैदा होते हैं, वेरिएशन पैदा हो रहे हैं दरअसल इस जगह पर, जब मियोसिस इन्वॉल्व होती है तो वेरिएशन पैदा होती है। अब मियोसिस पैदा होने के बाद सपोज ये जो एक गैमीटोफाइट है, ये एक गैमीटोफाइट इनमें से एक स्पोर ने जर्मिनेट किया, और ये एक स्पोर ग्रो करके पूरी बॉडी इसने बना दी। अब इस पूरी बॉडी में अगर मैं ये कहूँ सपोज कि 1000 सेल्स पर मुश्तमिल इसकी बॉडी है, तो यहाँ एक बात ये नोट रखें कि ये 1000 के 1000 सेल सब के सब एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, क्लोन होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपली माइटोसिस है। ठीक है। अब इनमें से क्योंकि ये एक तो हैप्लॉइड है, इसलिए मियोसिस हो ही नहीं सकती, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अब जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे दे विल इन्वॉल्व माइटोसिस। ठीक है। तो गैमीट्स फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग पी प्लांट, माइटोसिस इन्वॉल्व हुआ करती है, मियोसिस नहीं। लेकिन क्योंकि जो वेरिएशन की बात हम कर रहे हैं इन केस ऑफ जेनेटिक्स के, वेरिएशन कहाँ से आए? तो वेरिएशन दरअसल इस लेवल पे प्रोड्यूस हुए मियोसिस के जरिए। तो दरमियान में ये जो जनरेशन है इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए स्किप कर जाते हैं, ताकि डिटेल में बात करनी ना पड़े, तो स्किप कर लेते हैं बाद में आसानी के लिए, क्योंकि एज सच ये कॉपी होकर इधर आ जाएगा। ठीक है। एज सच कॉपी होकर ये प्रोसेस इधर आएगी। तो अज्यूम कर लिया जाता है कि जनाब मियोसिस से वेरिएशन पैदा हुए और गैमीट बन गए। लेकिन ये क्योंकि बुक ने बाकायदा ये इवेंट ऑफ लाइफ बाकायदा डिटेल में दिया है, तो इसको आप जब क्वेश्चन में क्लियर कट ऑप्शन मौजूद हो कि माइटोसिस से गैमीट बने या मियोसिस से बने, तो वहां पर आप उसको स्किप नहीं कर सकते। वहां पे आपने एक्यूरेट एग्जैक्ट जवाब देना है। तो जिस तरह ये चैप्टर 9 ही के अंदर खासतौर पे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, इसमें डिटेल भी मौजूद है। और ये देखें, ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस हुआ। इस पोलन ग्रेन के से क्या बनेगा? मेल गैमीटोफाइट बनता है। इस मेल गैमीटोफाइट के अंदर नंबर ऑफ सेल कम हो गए हैं। अब यहाँ पे कौन कितने सेल हैं? या जस्ट न्यूक्लियस, सेल भी नहीं है, दो न्यूक्लियस, ये दो स्पर्म न्यूक्लियस और एक ट्यूब न्यूक्लियस, इन तीनों का जेनेटिक मेकअप सेम होगा, क्योंकि अब सिंगल न्यूक्लियस जो ट्यूब के सेल में मौजूद था, उस सिंगल न्यूक्लियस से माइटोटिकली प्रोडक्शन होगी इन स्पर्म न्यूक्लियाई की भी और ट्यूब सेल न्यूक्लियस की भी। तो ये तीनों एक जैसे होंगे। और फिर ये जो दो स्पर्म है, ये भी जेनेटिकली आइडेंटिकल, माइटोसिस इन्वॉल्व हो रही है, और फिर ये आगे जाकर फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पोरोफाइट जनरेशन इन केस ऑफ पी प्लांट या एंजियोस्पर्म बड़ी रिड्यूस हो गई है। यानी ये मेल गैमीटोफाइट है पोलन ट्यूब की शक्ल में, जिसमें ये सेल्स हैं। मेल गैमीटोफाइट के जरिए स्पर्म जहाँ तक पहुंचा, और फीमेल गैमीटोफाइट ये आप देख सकते हैं कि फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर टोटल 8 सेल पाए जाते हैं, 3 एक तरफ, 3 दूसरी तरफ, और इन 3 में से एक जो है वो कहलाता है फीमेल गैमीट। बाकी जो जितने हैं सेल ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। ठीक है। तो ये डिटेल भी ध्यान में रखें क्वेश्चन के बारे में कि जो लाइफ साइकिल है प्लांट का, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 में भी बाकायदा लाइफ साइकिल शो करके ये बात बताई गई है। तो बुक में जब मुकम्मल डिटेल मौजूद है
तो वहां पर हम उसको उस तरह से बयान नहीं करेंगे जो आमतौर पे कर दिया जाता है कि गैमीट फॉर्मेशन पी प्लांट में जब हुई तो क्या हुआ, म्योसिस, म्योसिस नहीं, इट इज माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 52, being a monk, Mendel performed series of breeding experiments on Pisum sativa, pea plant का scientific name. Variations through meiosis are generated during, जो मियोसिस के दौरान जनरेशन पैदा होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, वो होते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हमें नजर आती है क्रॉसिंग ओवर भी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर ही हमें नजर आएगी रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम, जो कि बुनियाद होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि मेंडल का सेकंड लॉ इसी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से जनरेट होता है, क्योंकि वहीं पे सेग्रीगेशन है, वहीं पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान वेरिएशन जनरेट होते हैं। इस फर्स्ट मियोटिक कह लें कि डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर भी शामिल हो जाएगा और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन। क्वेश्चन नंबर 54, segregation without crossover of homologous pair where maternal partner is capital A, small b, capital C, capital D, small e, and parental and paternal partner is a combination small a, capital B। अच्छा, अब ये दो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की हमें कह लें कि तरतीब बताई गई है। किस तरह बताई गई है, ये कुछ ऐसे ही है जैसे चैप्टर नंबर 20, ठीक है। इसके पहले पेज पे आए, यानी बुक के अंदर ही, जी, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का एक नंबर आप जानते हैं कि फादर की तरफ से होता है जिसे कहते हैं पैटर्नल पार्टनर ऑफ दिस पेयर, और एक होता है फ्रॉम मदर, यानी मैटरनल पार्टनर ऑफ दैट पेयर, ठीक है। अब ये हैं दो क्रोमोसोम। इन दो क्रोमोसोम पे जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि जीन्स किस तरह मौजूद हैं, फादर की तरफ से कैपिटल टी है तो मदर की तरफ से स्मॉल टी, फादर की तरफ से स्मॉल ए है तो मदर की तरफ से कैपिटल ए, और सो ऑन। तो पांच जीन यहाँ पे दिखाए गए हैं। इन पांच जीन्स में कहीं पर होमोजाइगस कंडीशन है जैसा कि यहाँ पर, कहीं हेट्रोजाइगस कंडीशन है जैसा कि यहाँ पर, ठीक है। तो 12 दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं तमाम कैरेक्टर्स के लिए इक्वली, ठीक है। तो होमोलोगस जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके ऊपर सेम ट्रेट को कंट्रोल करने के जीन होते हैं, लेकिन उस सेम ट्रेट में फर्दर क्या फॉर्म होगी वो वेरी कर सकती है, यानी होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी। अब जरा क्वेश्चन को, इस डायग्राम को ध्यान में रखिए। अब एक जो पैटर्नल पार्ट मैटरनल पार्टनर है उसके ऊपर ये कॉम्बिनेशन दिया है, और पैटर्नल जो पार्टनर है उसके ऊपर ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आपके जहन में आ गया। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, शर्त ये लगाई है विदाउट क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी क्रोमोसोम अलग अलग होंगे। अब यहीं से हम बात करें तो जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होती है तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के अंदर हम पढ़ते हैं टेट्राड, यानी ये जो क्रोमोसोम है ये पहले ही डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये ही डुप्लीकेट होगा और इसी तरह ये भी हमें डुप्लीकेटेड नजर आएगा, ठीक है। यही कंडीशन होती है ना ड्यूरिंग मियोसिस। और ये चार क्रोमेटिड हमें दरमियान से एक दूसरे के साथ जुड़े नजर आते हैं, ठीक हो गया। तो मियोसिस वन के दौरान पहले होती है सेग्रीगेशन, मैटरनल पार्टनर एक तरफ और पैटर्नल पार्टनर एक तरफ, दैट इज सेग्रीगेशन। अलबत्ता अगर इनमें क्रॉस ओवर हुआ हो तो क्रॉस ओवर के नतीजे में ये मुमकिन है कि यहाँ पर जो
सपोज ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट ब्रेक होकर अगर इधर चला जाए तो इस क्रोमोसोम के ऊपर भी डी तो वही डी रहेगा, अलबत्ता कैपिटल सी आ जाएगा, कैपिटल सी। और इस मेटर्नल के पास चला जाएगा स्मॉल सी, यानी क्रॉस ओवर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में शर्त लगा दी गई कि क्रॉस ओवर तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब अगर क्रॉस ओवर नहीं हो रहा तो ये पूरे का पूरा सेट एक तरफ गया, ठीक है, और ये वाला कॉम्बिनेशन दूसरी तरफ चला गया। फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन तो लाइक माइटोसिस होती है, उसके अंदर ये जो दो कॉपीज हैं, ये दो कॉपीज सिंपली अलग अलग हो जाएंगी। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन में जब ये कॉपीज अलग हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, असल जो चेंजेस आते हैं वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर आते हैं। तो विदाउट क्रॉस ओवर अगर ये सेग्रीगेट करते हैं तो अब गैमीट कितने टाइप के बनेंगे? तो जाहिर है हाफ गैमीट इस टाइप के होंगे और हाफ इस टाइप के होंगे। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हम कहेंगे द हाफ गैमीट्स विल बी दिस कॉम्बिनेशन, हाफ गैमीट विल हैव दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्रॉस ओवर तो हुआ नहीं। अच्छा, तो अब जवाब क्या होगा? जवाब होगा टू, टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो बेटा मियोसिस के इवेंट्स को जहन में रखें। मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि सिलेबस को बड़ा वाइजली कह लें कि डिजाइन किया गया। मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडल के असूल मियोसिस पर डिपेंड करते हैं। कि चैप्टर 21 बज़ाहिर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चैप्टर 21 से मियोसिस बाकायदा आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? चैप्टर नंबर 22 में मेंडल के लॉज को समझने के लिए, और चैप्टर नंबर 18 में जो गैमीटोजेनेसिस हो रही है मेल और फीमेल के अंदर, वहां भी मियोसिस की इन्वॉल्वमेंट है। तो मियोसिस के प्रोसेस को अच्छी तरह दोहरा लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। बज़ाहिर सिलेबस में नहीं है लेकिन हकीकतन वो सिलेबस में मौजूद है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जिस तरह ये आप यूट्यूब पे इसको शेयर करने का मकसद ये है कि किसी भी वक्त आप उसको एक्सेस कर सकें, डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। तो वहीं पर मैंने मियोसिस के हवाले से अपने पिछले साल में जो कॉलेज के अंदर लेक्चर हुए थे ऑनलाइन, वो लेक्चर भी शेयर कर दिए हैं। तो अगर ज़रूरत आप महसूस करें तो उसको भी आप मियोसिस के पार्ट को कह लें कि वॉच करें, और उससे भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो अपने आप दूर कर सकते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 55, पिक द रिसेसिव ट्रेट अमंग दोज स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। रिसेसिव ट्रेट कौन सा है जो मेंडल ने स्टडी किया है? तो ये बड़ा सिंपल सा, वही चैप्टर 22 के थर्ड पेज पे मौजूद जो टेबल है जिसके अंदर मेंडेलियन पैरामीटर शो किए हैं, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि द टर्मिनल फ्लावर इज रिसेसिव। चैप्टर 22 पेज नंबर 3। तो जो टर्मिनल फ्लावर है एट द टिप, जी, दीज आर रिसेसिव। बाकी जो तीन कैरेक्टर हैं दे आर डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 56, what will be the joint probability of green inflated pea pod in a dihybrid Mendelian cross? अब क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस आ जाए तो आपके जहन में, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के एग्जांपल यहाँ पे है, ये जहन में आपके नक्श होनी चाहिए, ठीक है। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब इस ये डाईहाइब्रिड क्रॉस में रूल्स, जी सवाल क्या है? सवाल ये है कि जनाब प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ग्रीन, green is dominant, capital G shows it is green. Inflated pea pod, inflated pea pod को कैपिटल आई शो करने का मतलब ये भी डोमिनेंट, ठीक हो गई। इन डाई हाइब्रिड मिलेनियन, अब दोनों डोमिनेंट हो, दोनों डोमिनेंट हो डाई हाइब्रिड में। अब ये रेशियोज दी गई है, ये F2 की दी गई है, क्योंकि F1 के अंदर तो जाहिर है 100% यही होंगे जो मेंडेलियन रूल है।
तो जो हमें वेरिएशन नजर आती है वो नजर आती है F2 में जाकर। तो F2 के अंदर डोमिनेंट हो, दोनों डोमिनेंट हो, वो आप देखेंगे कि दोनों डोमिनेंट 9/16 है। 9/16, यानी यहाँ पर देखें तो ये दोनों डोमिनेंट केसेस हैं, राउंड एंड येलो, ये है 9/16। जीनोटिपिक रेशियो तो अगर आपको याद हो तो हमने यहीं पे ली थी 1:1, 2:4, 1:1 बाकायदा हमने कैलकुलेट की थी क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये फिनोटिपिक रेशियो में 9/16 नजर आएगी, जिसमें दोनों डोमिनेंट होंगे। क्योंकि मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड्स हैं, मोनोहाइब्रिड में जो फिनोटिपिक रेशियो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट की है वो 3:1 की है। तो दूसरे मोनोहाइब्रिड को लें तो दूसरा मोनोहाइब्रिड भी 3:1 की रेशियो में है। तो अब अगर दोनों ही डोमिनेंट हो तो दोनों डोमिनेंट 3 × 3 इट विल बी 9। ठीक है, जो असूल भी है जिसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं, कि प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास प्रोडक्ट रूल के जरिए कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि टोटल जॉइंट प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की क्या होगी। तो इट इज 9/16। Question number 57. Genotypic ratio for a monohybrid test cross remains dash if the phenotypic dominant parent is heterozygous. Phenotypic dominant parent अगर heterozygous हो तो रेशियो क्या आएगी? ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये है हेट्रोजाइगस नजर आने वाला, सॉरी, बजाय डोमिनेंट नजर, राउंड नजर आने वाला डोमिनेंट कैरेक्टर, लेकिन हेट्रोजाइगस। और टेस्ट क्रॉस हम करते हैं किसके साथ? रिसेसिव के साथ। तो 1:1 की रेशियो, ठीक है, 1:1 की रेशियो नजर आएगी इन केस ऑफ ए टेस्ट क्रॉस इन विच जिस इंडिविजुअल को हम चेक कर रहे हैं अगर वो हेट्रोजाइगस हुआ तो। सो इट विल बी 1:1 रेशियो। 58. Which of the following cross will produce pure breeding plant? अब प्योर ब्रीडिंग प्लांट कौन सा होगा? प्योर ब्रीडिंग दरअसल होमोजाइगस होता है, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस यहाँ पे किसके जरिए से हमें प्रोड्यूस होता नजर आएगा? तो अगर हम इस क्रॉस को लें, ये है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये क्रॉस बेसिकली यही है जो मिडल का क्रॉस यहाँ पे ये देख रहे हैं। ठीक है, तो जी पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी होमोजाइगस, एक डोमिनेंट और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये क्रॉस है। ठीक है, अब इस क्रॉस के अंदर ये जो प्रोड्यूस हुआ है ये प्योर ब्रीडिंग नहीं है, ये तो डाई हाइब्रिड है। ठीक है, ये तो डाई हाइब्रिड है, ना सिर्फ दोगला बल्कि डबल दोगला। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। अब ये होमोजाइगस है तो इससे हाइब्रिड पैदा होंगे, इससे होमोजाइगस क्रॉस के नतीजे में आपको कह लेंगे प्योर ब्रीडिंग प्लांट पैदा होता नजर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से प्योर ब्रीडिंग आपको कहाँ नजर आएगा प्रोड्यूस होता हुआ? ये जो क्रॉस है जिसके अंदर हाइब्रिड्स है, जिसके अंदर हाइब्रिड है, जब हाइब्रिड को आप क्रॉस करेंगे हाइब्रिड के साथ जो F2 क्रॉस है, ये वाला क्रॉस। ठीक है, अब इस क्रॉस को अगर आप लें तो इस क्रॉस से आपको प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स पैदा होते नजर आ रहे हैं। कौन से प्योर ब्रीडिंग है? ये है प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस फॉर ओट्स। ठीक है, इसके अलावा प्योर ब्रीडिंग ये है होमोजाइगस फॉर ओट्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड, विद डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें प्योर ब्रीडिंग भी पैदा होते नजर आएंगे, जबकि बाकी केसेस में आप उसको कैलकुलेट करें तो प्योर ब्रीडिंग पैदा होता नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59. Probability for a fetus to be suffered from erythroblastosis is 0
इफ मदर ब्लड ग्रुप इज। इरिथ्रोब्लास्टोसिस के केस में भी क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स अप्लाई होती है, डोमिनेंट रिसेसिव का केस है, सिंगल लोकस के ऊपर सिर्फ दो फॉर्म है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो मेडेलियन जेनेटिक्स वहाँ पे अप्लाई होती है। अलबत्ता यहाँ हमने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए उसको डिस्कस नहीं किया कि इम्यूनिटी के पार्ट पे भी हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। तो बहरहाल एरिथ्रोब्लास्टोसिस का केस की प्रोबेबिलिटी 0% होगी। तो 0% तभी होती है कि मदर रेसिस पॉजिटिव, अगर मदर ऑलरेडी RH एंटीजन अपने RBCs के ऊपर कैरी करती है तो उसके अंदर RH के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा ही नहीं होगी, यानी स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा। ना स्टिमुलस मिलेगा ना एंटीबॉडीज पैदा होंगी और ना ही कोई चांस होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस का केस डेवलप होने का। क्वेश्चन नंबर 60, zigzag from maternal grandfather to his daughter to his grandson। तो ये जो zigzag पैटर्न है, ये पैटर्न हम पढ़ते हैं किनका, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का, कि अफेक्टेड फादर से डॉटर और डॉटर से फिर सन को, तो मेल से फीमेल और फीमेल से फिर कहेंगे मेल को ट्रांसफर होना, जिगजैग। तो ये जिगजैग नजर आता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब एल्बिनिज्म सेक्स लिंक्ड ही नहीं है, ये ऑटोसोमल है। हीमोफीलिया सी, ये भी सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये भी ऑटोसोमल है। ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस ऑटोसोमल है, ठीक है। अगर सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस होता तो हम कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ब्लू कलर ब्लाइंडनेस टिपिकली ऑटोसोमल है। जो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है वो सेक्स लिंक्ड है। तो गिवन ऑप्शन में इट इज द नन ऑफ द। तो जनाब ये थी डिस्कशन GTS 12 के सेकंड पार्ट की। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपसे रब्ता रहेगा। नेक्स्ट स्पेल शुरू होने लगा है, उम्मीद है कि फिजिकली क्लास में भी मुलाकात होगी। बहरहाल इस पार्ट के ऊपर अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। टाइम की अलबत्ता कोई गारंटी नहीं है कि फौरन जवाब मिले, लेकिन इंशाल्लाह पहले फुर्सत में आपको जवाब मिल जाएगा। मतलब कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।